हेलो बच्चों, आप सभी को स्टैंडिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप सभी को मानव नेत्र की क्रिया विधि के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि कल हम लोग मानव नेत्र के बारे में देखे थे कि मानव नेत्र कहते किसको हैं, मानव नेत्र कितने परतों से मिलकर बना होता है, उसका थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को मानव नेत्र की क्रिया विधि के बारे में पढ़ाऊँगा। तो रिवीजन के तौर पे देखा जाए तो कल हम आपको मानव नेत्र के बारे में बाबू आपको हम पढ़ाए थे कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ाए थे मानव नेत्र के बारे में पढ़ाए थे। तो बाबू हम आपको बताए थे कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो हम बताए थे कि मानव नेत्र जो होता है वो प्रकृति प्रदत्त होता है। प्रकृति प्रदत्त कैसा यंत्र होता है बाबू? तो प्रकाशीय यंत्र होता है। किस लेंस की भांति कार्य करता है बाबू? तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि मानव नेत्र जो होता है वो लगभग क्या होता है बाबू? तो गोलाकार होता है। ठीक। इसके बाद हम चर्चा किए थे कि मानव नेत्र जो होता है वह विभिन्न प्रकार की परतों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। कौन कौन सी परत होता है? तो हम आपको बताए थे कि मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी जो परत होता है उसको कौन पटल कहा जाता है? श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। श्वेत पटल आगे की ओर आता है तो इसको बोला जाता है बाबू कॉर्निया के नाम से जाना जाता है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है। श्वेत पटल के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है बाबू? तो उसको बोला जाता है कोराइड के नाम से जाना जाता है। कोराइड जो होता है वो आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। पहिल का कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। इसको बोला जाता है आइरिस या परितारिका कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। और यहीं पर होता है झालीनुमा जैसी संरचना होता है जिसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सिलियरी मांसपेशिया कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशिया कहा जाता है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि यही जो सिलियरी जो मांसपेशिया होता है यह जो होता है कि लेंस को क्या किया रहता है? पकड़ रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेत्र लेंस कहा जाता है। इसके बाद आपको बताया गया था कि यह हमारा आइरिस या परितारिका के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। और मानव नेत्र का जो सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। इन सभी परतों के बारे में कल के क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी आज से जुड़ रहे हैं या आज से क्लास करना शुरू किए हैं तो वे YouTube में जाकर इसके पीछे वाले क्लास को देख सकते हैं। पीछे वाले क्लास को देखने के बाद आपको आज का जो क्लास है उसको बेहतर ढंग से हम पढ़ाएंगे और आपको वह चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलिए आज का क्लास क्या है बाबू? तो आज का क्लास जो हम लोग का है वो है बाबू ह्यूमन आई के बारे में चर्चा किया जाता है कि मानव जो नेत्र होता है उसकी क्रिया विधि क्या होता है? एक्शन ऑफ ह्यूमन आई। तो कल हम जैसे कि आप सभी को बताए थे कि हमारा जो मानव जो नेत्र होता है वह किसके भांति कार्य करता है बाबू? तो हम आपको चर्चा किए थे कि फोटो कैमरा के भांति कार्य करता है। फोटो कैमरा के भांति कार्य करता है। फोटो कैमरा के भांति कार्य करता है। अब आपके दिमाग में आता होगा बाबू कि फोटो कैमरा क्या होता है। तो सबसे पहले फोटो कैमरा के संरचना को समझना होता है। फोटो कैमरा क्या होता है? तो फोटो कैमरा को समझना होता है। इस फिगर को जरा ध्यान से देखेंगे। इस साइड हमारा ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, और इधर यह हमारा क्या है बाबू? फोटो कैमरा। तो दोनों के तुलनात्मक रूप को ही देखते हुए मानव की नेत्र भी मानव जो नेत्र होता है वो कार्य कैसे करता है इसको समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोटो कैमरा को लेकर, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, इससे तुलना करेंगे, मानव नेत्र से तुलना करेंगे। ठीक है। तो फोटो कैमरा जो होता है, फोटो कैमरा को जरा ध्यान से देखिएगा। तो फोटो कैमरा में यह वाला जो भाग हमको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है लेंस। क्या बोला जाता है? लेंस। और इसी लेंस को जब पीछे की ओर जाया जाता है तो वहाँ पे होता है फोटो फिल्म। याद रखे रहना है कि फोटो क्या होता है बाबू? फिल्म होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि हमारा जो मानव जो नेत्र होता है वो एक फोटो कैमरा की भांति कार्य करता है। कल हम आपको चर्चा भी किए हैं कि फोटो कैमरा क्यों कहा जाता है या फोटो फिल्म क्यों कहा जाता है। तो फोटो कैमरा में जो होता है, फोटो कैमरा की सहायता से किसी वस्तु को खींचा जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है। जैसे मोबाइल का
हो गया। मोबाइल का सहारा लेकर हम किसी वस्तु को जब खींचते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसको फोटो फिल्म के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा ह्यूमन आई भी है। हम आसपास की वस्तु को देखते हैं तो कल हम आपको बताए थे कि देखने के उपरांत उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो मानव नेत्र किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव जो नेत्र होता है वो किसके भांति कार्य करता है, फोटो कैमरा। तो फोटो कैमरा में जिस प्रकार हमारा क्या होता है बाबू, आगे लेंस लगा होता है। तो आगे फोटो कैमरा में आगे लेंस लगा होता है और यहीं पे आइएगा तो पीछे की ओर क्या होता है, तो फोटो फिल्म होता है। फोटो फिल्म क्या होता है, तो जब फोटो कैमरा की सहायता से हम लोग क्या करते हैं बाबू, फोटो को खींचते हैं तो उसका जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसी को फोटो फिल्म के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है। उसी प्रकार मानव नेत्र में जरा ध्यान दीजिएगा, तो मानव नेत्र में क्या होता है कि आगे हम लोग का लेंस लगा होता है और पीछे क्या होता है बाबू, तो पीछे हमारा क्या होता है, ई वाला भाग। ई वाला भाग को क्या कहा जाता है, रेटिना या दृष्टिपटल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है। तो फोटो कैमरा में आगे लेंस, जिस प्रकार फोटो कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो मानव जो नेत्र होता है उसमें आगे लेंस होता है और पीछे क्या होता है बाबू, रेटिना होता है। लगभग लगभग दोनों एक समान हुए। ठीक है। इसके बाद क्या होता है बाबू कि फोटो कैमरा में जो काम शटर का होता है, शटर कहने का अर्थ क्या होता है कि शटर माने जैसे ही बटामुआ को जब दाबा जाता है तो बटामुआ को दाबने के उपरांत फोटो क्या हो जाता है, खींचा जाता है या फोटो क्लिक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो मानव जो नेत्र होता है, मानव नेत्र में यह जो हमारा पलक होता है उसी शटर का ही कार्य करता है। ठीक है। तो जिस प्रकार फोटो कैमरा में शटर का कार्य होता है उसी प्रकार मानव जो नेत्र होता है, मानव नेत्र में जो कार्य करता है वो कौन करता है, पलक करता है। कौन करता है, पलक। पलक इसको बोला, देखिएगा कभी पलक ऊपर कभी कहाँ जाता है, नीचे जाता है। ठीक है। फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बोलेंगे, तो जो हमारा जो मानव जो नेत्र होता है वो किसके भांति कार्य करता है, फोटो कैमरा की भांति वो क्या करता है, कार्य करता है। फोटो कैमरा में जिस प्रकार हमारा आगे लेंस लगा होता है, पीछे फोटो फिल्म होता है, ठीक उसी प्रकार यह जो हमारा मानव जो नेत्र होता है, इस मानव नेत्र में आगे लेंस होता है और पीछे क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है। फोटो कैमरा में जो काम शटर का होता है, शटर कहने का अर्थ यह होता है कि जिसकी सहायता से हम फोटो को क्या करते हैं, खींचते हैं। देखिएगा एक बटन होता है, बटन को जैसे क्लिक कीजिएगा, दबाइएगा, फोटो खींचा जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार मानव नेत्र में आगे जो होता है हम लोग का यही क्या होता है, पलक। सेम शटर का ही क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा कि यही जो होता है हमारा आइरिस या क्या होता है, परितारिका होता है। यह वाला जो भाग होता है इसको आइरिस या क्या कहा जाता है, परितारिका। इसी आइरिस या परितारिका की सहायता से प्रकाश की मात्रा को क्या किया जाता है, घटाया और क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और यही जो आइरिस या परितारिका होता है, कल हम आपको चर्चा किए थे कि इसी आइरिस या परितारिका के मध्य बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, पुतली के नाम से क्या कहता है, जाना जाता है। और यह जो पुतली जो होता है वो तेज रोशनी में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, अंधेरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है। देखिए कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है, सिकुड़ता है कभी क्या होता है, फैलता है। कहने का अर्थ यह होता है कि एक डायफ्राम के भांति कार्य करता है। क्यों, क्योंकि यह जो हम आइरिस या परितारिका जो होता है यह कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है। तो आइरिस या परितारिका के बीच में जो छोटा सा छिद्र जो रह जाता है ना, उसी को बोला जाता है पुतली। तो आइरिस या परितारिका फैलेगा तो पुतली भी फैलेगा, आइरिस या परितारिका सिकुड़ेगा तो पुतली भी क्या होगा, सिकुड़ेगा। कहने का अर्थ यह होता है कि एक प्रकार से देखा जाए तो पुतली भी एक डायफ्राम के भांति क्या करता है, कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार जो फोटो कैमरा में जो होता है ना, फोटो कैमरा में भी एक डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम कहने का अर्थ यह होता है कि आम भाषा में उसको बोला जाता है, मोबाइल को जूम किया जाता है। जब बहुत ही दूर रखी वस्तु होता है तो उसको जूम किया जाता है। जूम करने का अर्थ होता है उसको फैलाया जाता है। क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। यदि नज़दीक होता है तो उसको क्या किया, थोड़ा सा दूर किया जाता है, अर्थात उसको सिकुड़ाया जाता है। ठीक है। तो फोटो कैमरा में जो डायफ्राम का कार्य करता है वही आंख में कौन कार्य करता है हमारा, तो आंख में वही काम कौन करता है बाबू, पुतली करता है। कौन करता है, पुतली। ठीक है। यह हमारा सेकेंड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ में क्या याद रखे रहना है कि अब क्या होता है, अब यह होता है बाबू कि जब मानव नेत्र के सामने मान लेते हैं कि कोई भी एक वस्तु रखी होती है, इस वस्तु से जब प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद जैसे ही नेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉर्निया होता है और यहाँ पे क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस से क्या होता है, अपवर्तन के बाद यह जो किरणें होती है वो कहाँ पे अभिसारित होती है, तो रेटिना पर अभिसारित होती है। और जहाँ पर अभिसारित होता है, जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, वहीं पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद जब रेटिना पर अभिसारित होता है तो यही रीजन है कि रेटिना पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और यह जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है बाबू, तो वास्तविक होता है और क्या होता है, उल्टा होता है
और वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। यही जो होता है, इस प्रकार हमारा जो मानव नेत्र की क्या होती है, क्रिया विधि होता है। और इसको हम समझाने का आपको फोटो कैमरा की भांति से प्रयास किए हैं। तो फिर से लास्ट बार देख लेते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि मानव नेत्र या जो आँख होता है वह फोटो कैमरा की भांति क्या करता है, कार्य करता है। जिस प्रकार फोटो कैमरा में आगे लेंस लगा होता है और पीछे क्या होता है, फोटो फिल्म, उसी प्रकार मानव नेत्र में आगे लेंस होता है और पीछे क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है। फोटो कैमरा में जो काम आपको शटर का होता है, शटर कहने का अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार बटन को दबाने से फोटो क्लिक हो जाता है, फोटो का प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में वही काम कौन करता है, पलक करता है। ठीक है। अब मानव नेत्र में क्या होता है, किसी आइरिस या परितारिका की सहायता से प्रकाश को घटाया और क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आइरिस या परितारिका के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, पुतली कहा जाता है। पुतली जो होता है तेज रोशनी में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और अंधेरे में क्या हो जाता है बाबू, फैल जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार लेंस में क्या होता है, यही जो होता है इसको डायफ्राम कहा जाता है। इसको ऐसे नचाया जाता है तो फैलता है, नचाया जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ता है। तो कैमरा में जो काम आपको डायफ्राम का होता है, आंख में वही काम कौन करता है, पुतली करता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। तो उसके बाद हम बोले हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो मानव नेत्र के सामने मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु रखा होता है, इस वस्तु से प्रकाश आता है, टकराता है। टकराने के बाद जब यह कॉर्निया और नेत्र लेंस से होकर जब आगे बढ़ता है तो इससे अपवर्तन के बाद कहाँ पर अपसारित हो जाता है, तो वह रेटिना पर अपसारित हो जाता है, जहाँ पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और यह जो प्रतिबिंब होता है, कल से ही बताते आ रहे हैं कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन मानव मस्तिष्क में संवेदनशील होता है। अर्थात संवेदना के कारण यह जो वस्तु होता है उल्टा होने के बावजूद भी हमें कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। ठीक है। चलिए यही है हमारा मानव नेत्र की क्या बाबू, क्रिया विधि। चलो आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे वाला जो पॉइंट है बाबू, हम लोग पढ़ेंगे नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता कहते किसको है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कल हालांकि हम इसका चर्चा भी किए थे आप लोग को कि नेत्र की समंजन क्षमता। सबसे पहले बताइए कि नेत्र की समंजन क्षमता जो घटित होती है वह किसके कारण घटित होती है। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है। तो समंजन क्षमता कहने का अर्थ यह होता है कि देखने की क्षमता। हम क्या करते हैं, निकट की भी वस्तु को देखते हैं, दूर की भी वस्तु को देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो सिलियरी जो मांसपेशियाँ होती है, हमारी जो क्या होती है बाबू, तो सिलियरी जो मांसपेशियाँ होती है, यही जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यही जो हमारे जो सिलियरी जो मांसपेशियाँ होती है, यही सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के घटने एवं बढ़ने से, अर्थात मांसपेशियाँ कभी फैलता है, कभी क्या होता है, सिकुड़ता है, कभी तनाव उत्पन्न होता है। और उसी के तनाव उत्पन्न होने के कारण ही फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, फोकस दूरी को कभी घटाता है, कभी क्या करता है, बढ़ाता है, जिसके कारण हमें दूर रखी वस्तु को भी आसानी से देख लेते हैं और नज़दीक रखी वस्तु को भी आसानी से क्या कर लेते हैं बाबू, देख लेते हैं। ठीक है। नेत्र की यही जो क्षमता होती है, इसी क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसी क्षमता को कहा जाता है नेत्र की कौन क्षमता बाबू, तो नेत्र की कौन क्षमता कहा जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता के नाम से उसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो मुख्य बात यह याद रखे रहना है कि नेत्र की समंजन क्षमता में, नेत्र की समंजन क्षमता में यह बातें याद रखे रहना है कि यह सिलियरी मांसपेशियों, यह सिलियरी मांसपेशियों, यह सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के कारण होता है। जब तनाव होता है तो उसमें जो फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी जो होता है वह कभी बढ़ता है तो कभी क्या होता है, घटता है, जिसके कारण 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक रखी वस्तु को हम आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। नेत्र का यही गुण, इसी क्षमता को क्या कहा जाता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह होता है कि आपसे क्वेश्चन यह कर देगा कि फोकस दूरी के घटने एवं बढ़ने से कौन सी क्षमता घटित होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए नेत्र की समंजन क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता किसके कारण उत्पन्न होती है, तो उसका जवाब आना चाहिए सिलियरी मांसपेशियों के कारण उत्पन्न होती है।
ठीक, चलिए अगला पॉइंट की ओर बाबू हम लोग बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या होता है। तो अगला पॉइंट पे पढ़ा जाता है बाबू, अगला पॉइंट पे पढ़ा जाता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी के बारे में हम लोग देखेंगे कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट मतलब बढ़िया से, दृष्टि मतलब देखना, न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी पर। ठीक है, तो हमारा मानव जो नेत्र होता है वो अधिकतम कितनी कम दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि देख सकता है। तो याद रखे रहना है कि सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए यह जो दूरी होता है बाबू वो कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। माने हमारा जो मानव जो नेत्र होता है वो कम से कम कितनी दूरी पर वस्तु को देख सकता है, जितनी कम से कम दूरी पर रखी वस्तु को देख लेता है। इसका अर्थ यही हुआ कि वह हमारा स्पष्ट दृष्टि की कौन दूरी हुआ, न्यूनतम दूरी। और यह देखा जाता है, यह माना जाता है कि मानव जो नेत्र होता है वो अधिकतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि किसी वस्तु को रखा जाए ना तो मानव नेत्र उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बना सकता है, स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, देख सकता है। लेकिन उसी दूरी को जरा घटा दीजिएगा तो उसका प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन स्पष्ट नहीं बन पाएगा, उसका धुंधला सा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो याद यह रखे रहना है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितना होता है बाबू, तो याद रखे रहना है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या होता है बाबू, तो अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु क्या होता है, इसका इंग्लिश हो जाता है फार पॉइंट क्या होता है। तो दूर बिंदु याद रखे रहना है, दूर दूर मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, तो हमारा जो नेत्र होता है, मान चलिए आप ऐसे देखना शुरू कीजिए और अपने आप को यह आकलन कीजिए, यह एहसास कीजिए कि आप अधिकतम कितना दूरी पर देख पा रहे हैं। जितना अधिकतम दूरी पर देख पा रहे हैं वही हमारा हो जाता है अनंत। ठीक है, तो बोला जाता है कि वह अधिकतम दूरी या वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर रखी कोई वस्तु जो होता है, मान लेते हैं कि यह हमारा निकट हो गया, अब इसी को हम क्या कर दिए, हल्का से दूर रख दिए, तो इसकी सापेक्ष जो है यह हमारा अधिकतम दूरी पर स्थित है। तो क्या इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। यदि बन पा रहा है तो हम बोलेंगे यह जो पॉइंट है यही हमारा लिए कौन बिंदु है, तो दूर बिंदु। ठीक है, तो बोलना है कि वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर कोई भी रखी वस्तु को या कोई भी जब वस्तु को रखा जाता है तो मानव नेत्र उसको स्पष्ट रूप से देख पाता है, वहीं जो पॉइंट होता है, वहीं जो बिंदु होता है, उसी बिंदु को कौन बिंदु कहा जाता है, दूर बिंदु के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, और याद रखे रहना है कि मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु का जो मान होता है वो क्या होता है बाबू, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ सब्जेक्टिव सवाल आएंगे, बोल दिया जाएगा कि मानव नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। न्यूनतम जो दूरी होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, किसी को यहाँ पर दिक्कत, कभी कभी यहाँ पर एक ठो और सवाल आता है बाबू, ध्यान दिया जाए। यहाँ पर कभी कभी और भी सवाल आते हैं। वह सवाल आता है कि बताइए बाबू कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु, आप निकट बिंदु कह दीजिए या फिर आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कह दीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, निकट बिंदु और दूर बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तीनों चीज़ को बढ़िया तरीके से याद रखे रहना है। याद रखे रहना है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होता है बाबू, तो 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है बाबू, तो अनंत होता है। सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है उसको भी याद रखे रहना है, कितना सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, चलिए दिक्कत होगा तो आप अपना सवालों को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, हम उसको पूर्णतः जवाब जरूर देंगे। ठीक, चलिए आगे की ओर बाबू पॉइंट पढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट होता है इसी में होता है दृष्टि परास होता है। दृष्टि परास होता है। दृष्टि परास क्या होता है, रेंज ऑफ विजन होता है। परास परास मतलब होता है कि उसको देखा जाता है कि कितना उसका रेंज होता है। रेंज बताओ तो। अब हम लोग अभी हम लोग पढ़े कि नेत्र न्यूनतम 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख सकता है, अधिकतम कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, अनंत पर। तो रेंज क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत, बीच का जितना भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जितना भी वस्तु होगा ना, मानव नेत्र उन सभी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, देख सकता है। तो कोई भी कहेगा कि दृष्टि परास क्या होता है, तो बोल देना है कि 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी के बीच का, मतलब अनंत 25 सेंटीमीटर और अनंत दोनों के बीच का जो दूरी होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहा जाता है, दृष्टि परास के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और सामान्य नेत्र के लिए यह जो परास होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, ये छोटा छोटा पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और उम्मीद है कि यहाँ से यदि आप सभी को क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे,
तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो यहाँ से जो भी सवाल आएगा आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद का जो पॉइंट जो चालू होने वाला है बाबू, वह होने वाला है दृष्टि मानव नेत्र में दृष्टि दोष जो होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो वह एक लंबा सा पॉइंट है, लंबा सा क्या है बाबू, टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, मतलब हम क्या होता है कि हम किसी वस्तु को बढ़िया रूप से नहीं देख पाते हैं। आप लोग देखे होइएगा कि कभी कभी हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, कभी कभी दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। इसका रीजन क्या है? और कभी कभी ऐसा होता है कि ना ही हम निकट को देख पाते हैं, ना ही हम क्या बाबू तो दूर को देख पाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में चर्चा किया जाएगा और वहाँ से जो सवाल आएंगे याद रखे रहना है, वहाँ से जो सवाल आएंगे तो इसके बाद का जो बाबू हम लोग का पॉइंट रहेगा वह होगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब समस्या उत्पन्न होना। देखने में यदि समस्या उत्पन्न हो जा रहा है तो हम उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब क्या देखने में, तो मान लेते हैं कि न्यूनतम में 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखा है, तो ये हम देख पा रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो हम बोलेंगे कि हमारा नेत्र में जो है कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हुआ है। या फिर क्या होता है कि कोई वस्तु अनंत पर रखा होता है, मानव नेत्र उसको भी यदि बढ़िया तरीके से नहीं देख पाता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो नेत्र है, हमारा जो आँख है, उसमें किसी न किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हुआ है और उसी समस्या के कारण हम ना ही निकट की वस्तु को देख पाते हैं, ना ही कभी कभी दूर की वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है, इसी दोष को बोला जाता है, कौन दोष कहा जाता है, दृष्टि दोष के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और मानव जो नेत्र होता है, मानव नेत्र में दृष्टि दोष जो होता है वो 3 प्रकार के होता है बाबू, याद रखे रहना है कि मानव जो नेत्र होता है, उस मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष जो होता है ना, वो कई प्रकार के होता है बाबू, तो 3 प्रकार के होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष जो होता है वो कई प्रकार के होता है बाबू, तो 3 प्रकार के होता है। दृष्टि दोष जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। ठीक है, चलिए पहला नंबर में क्या होता है बाबू, तो हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे बाबू हम लोग दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नंबर में पढ़ेंगे बाबू जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मुख्य रूप से नेत्र में दृष्टि दोष है। ठीक है, और यह जो दृष्टि दोष जो होता है, तीनों में से आपको 2 नंबर के भी सवाल आते हैं, 1 नंबर के भी सवाल आते हैं और 5 नंबर का सवाल आता है। 5 नंबर का पूछेगा तो सबसे पहले बोलेगा दृष्टि दोष क्या होता है, इनके सभी प्रकारों का क्या करे, वर्णन करे। तो आपको करना क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष लिखना होगा, डिफिनीशन लिखना होगा, कारण लिखना होगा, निवारण लिखना होगा, उसका फिगर बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद दूर दृष्टि दोष के बारे में जब पढ़िएगा तो दूर दृष्टि दोष का आप लोग डिफिनीशन पढ़िएगा, उसके बाद उसके कारण को समझिएगा, कारण के बाद उसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद फिगर बना दीजिएगा। ठीक, उसके बाद तब लास्ट नंबर में आप लोग पढ़िएगा जरा दृष्टि दोष की, जरा दृष्टि दोष कहते किसको हैं, और जब उसके बारे में पढ़ लीजिएगा तो यह जानिएगा कि यह होता क्या है, कौन सा और किस कारण हमको जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इतना पढ़ने के बाद आपको हम बताएंगे कि इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगला जो क्लास जो रहेगा उसमें इसके अतिरिक्त हम आपको पढ़ाएंगे कि अबिंदुकता दोष क्या होता है। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, मोतियाबिंद क्या होता है, कलर विजन क्या होता है, उन सभी चीज़ों का चर्चा किया जाएगा। तो कल का क्लास जो होगा वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। यदि हमारा यह आज का यह जो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।